चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा में रखी गई 1980 में हुए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट, विलंब के कारणों सहित विधानसभा के पटल पर रखी गई रिपोर्ट। तो 43 साल पुराने मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश किए जाने पर भड़की सपा। तो सपा ने योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना। मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को हुआ था दंगा, जिसे लेकर ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। तो विधानसभा में मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। 1980 में हुए इस दंगे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। तो विलंब के कारणों सहित विधानसभा के पटल पर रखा गया। तो 43 साल पुराना ये मुरादाबाद दंगा, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। सपा ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को यह दंगा हुआ था, जिसके बाद जांच चली। लेकिन देखिए, इसकी रिपोर्ट अब 43 साल बाद सामने आई है। मुरादाबाद दंगे का क्या सच है, आपको वो बताते हैं। मुरादाबाद दंगे के लिए सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और हिंदू उत्तरदायी नहीं है। सक्सेना आयोग की रिपोर्ट ने कहा, मुरादाबाद दंगे में आम मुसलमान भी उत्तरदायी नहीं। मुरादाबाद दंगे में आरएसएस और बीजेपी की भी कोई भूमिका नहीं है। मुरादाबाद दंगा पूर्व नियोजित था। तो सक्सेना आयोग की रिपोर्ट ने यह लिखा, मुरादाबाद दंगे के लिए मुस्लिम लीग के नेता डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर हामिद हुसैन उर्फ अज्जी जिम्मेदार है। मुरादाबाद दंगा मुस्लिम लीग के नेता डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर हामिद हुसैन के आपसी वर्चस्व के चलते हुआ। ईद की नमाज के बाद साजिश के तहत नमाजियों के बीच प्रतिबंधित जानवर ढकेलने की अफवाह फैलाई गई थी। नाराज मुसलमानों ने पुलिस चौकी और हिंदुओं पर अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया। तो हिंदुओं के भी बदला लेने के बाद सांप्रदायिक दंगा हुआ। मुरादाबाद दंगे में अधिकांश लोगों की मौत भगदड़ चलते हुई। मुरादाबाद दंगे में 83 लोगों की मौत हो गई और 103 लोग घायल हो गए। तो 43 साल बाद ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, 43 साल पहले हुआ ये मुरादाबाद दंगा, जिसकी रिपोर्ट आज सार्वजनिक की गई, इसके पीछे की वजह क्या? क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि 43 साल तक ये रिपोर्ट दबा के रखी गई और इसे सार्वजनिक नहीं किया गया, और अब 43 साल बाद सार्वजनिक करने का मकसद क्या? बिल्कुल, इसमें कई चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है 13 अगस्त 1980 का दिन था, जिस दिन इस तरीके की घटना हुई। 83 लोग मारे गए, 112 लोग घायल हुए। बड़े पैमाने पर वाहनों को, घरों को, सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दौरान जो तत्कालीन एसपी, एसएसपी, उसके अलावा सीओ सिटी, उसके अलावा जो जिलाधिकारी थे, वो तक इस हमले में घायल हुए थे, क्योंकि बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं वहां पर नमाज का कार्यक्रम चल रहा था। उस दौरान एक प्रतिबंधित जानवर को अंदर घुसेड़ने की अफवाह उड़ी। अफवाह उड़ने के बाद इस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी कि दंगा भड़क गया। हालांकि दंगा भड़कने के बाद पहले जहां एक पक्ष की तरफ से सारी चीजें हो रही थी, उसके बाद दूसरा पक्ष भी मैदान में आ गया और दोनों पक्षों की तरफ से कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियां बनी कि दंगे का रूप ले लिया और बड़े पैमाने पर जनहानि और उसके अलावा जो जान माल का नुकसान हुआ। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ही तत्कालीन सरकार ने एक आयोग गठित किया। आयोग को 16 अगस्त 1980 को गठित किया गया। चूंकि 13 अगस्त की घटना थी, 3 दिन बाद ये गठित हुआ। उसके बाद 20 अगस्त को पहली बैठक आयोग ने की, जिसमें बहुत सारे बिंदुओं को लेकर बातचीत की गई, लोगों से मुलाकात की गई। जो लोग इसके चश्मदीद गवाह थे, उनके बयान लिए गए। ऐसे लोगों को भी उसमें शामिल किया गया जो तत्कालीन पुलिस अधिकारी थे या जिले के कलेक्टर थे या जो दूसरे अधिकारी जो मौके पर उस समय मौजूद थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कुछ ही दिन बाद उसके जज को बदला गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन जज रहे अधिकारी सक्सेना को उस आयोग में एकल पीठीय आयोग बनाकर जांच दे दी गई। हालांकि पूरे मामले की जांच हुई और 1983 मतलब 3 साल तक इस पूरे मामले की जांच चलती रही। 1983 में ये जांच रिपोर्ट आई। हालांकि इस जांच रिपोर्ट को आने के बाद जब उच्च अधिकारियों को भेजा गया तो पूरे मामले पर जो ऊपर के अधिकारी थे वो इसको पढ़ रहे थे, देख रहे थे और पूरी घटना को जान रहे थे कि किस तरीके से घटना हुई, कैसे इतनी बड़ी जन और धन की हानि हुई है। लेकिन बावजूद इसके उस समय कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं की गई। हालांकि 1986 आते आते मतलब ये रिपोर्ट आने के 3 साल बाद 1986 में इस रिपोर्ट को
कैबिनेट में भेजा गया, जहां से ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद इसको अपनी मंजूरी दे और मंजूरी के बाद सदन के पटल पर इसको रखा जाए, जिसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, या फिर जो निर्दोष हैं, जो इसमें फंसे हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में, कहीं न कहीं उनको निर्दोष साबित किया जा सके। हालांकि 1986 से लेकर 2005 के बीच अगर हम इस सनों की बात करें तो 1986, 1987, 87 में 2 बार, 1989, 1992, 95, 96, 2000, 2002 और 2005, ये इतनी बार, लगभग 1 दर्जन बार है कि इसको मंत्रिपरिषद में अनुमोदन के लिए भेजा गया कि अगर इसको अनुमोदन मिल जाए तो इसको सदन के पटल पर रखा जाए और इस कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि उस दौरान जो उच्चाधिकारी थे उन्होंने सलाह दी कि अगर इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है तो जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ सकता है, जिसके चलते इस रिपोर्ट को नहीं आगे बढ़ाया गया, वहीं पर रोक दिया गया। 2005 के बाद कभी ये रिपोर्ट मंत्रिपरिषद के पास अनुमोदन के लिए नहीं भेजी गई। हालांकि अब 2023 है, 43 साल इस घटना को बीत चुके हैं, 496 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट है, जिसमें हर उस व्यक्ति के बयान हैं जो उससे पीड़ित थे, मतलब उनके परिजनों के बयान, जो उस समय के अधिकारी पुलिस और जिले में तैनात थे उन सभी अधिकारियों के बयान, उसके अलावा जो चश्मदीद थे उन सभी के बयान इसमें दर्ज हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जांच के दौरान निकलकर सामने आई हैं। हालांकि जब इसकी पड़ताल की गई तो जो चीजें निकली उसमें यह पता चला कि उस दौरान कोई भी ना तो हिंदू इसके लिए उत्तरदायी था, ना मुस्लिम, जो कॉमन मुस्लिम होते हैं, ना वो इसके लिए उत्तरदायी थे। जो तत्कालीन पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसके कुछ नेताओं के आपसी वर्चस्व की लड़ाई में कहीं न कहीं इतने बड़े दंगे का रूप ले लिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरे दंगे में बड़े पैमाने पर ऐसे पेड लोगों का यूज किया गया जो कहीं बाहर से आए और पैसे लेकर उन्होंने दंगा भड़काने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि पूरे मामले को लेकर अब रिपोर्ट सदन के पटल पर है, जल्द ही सरकार इस पर चर्चा कराएगी और चर्चा कराने के बाद इसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। चूंकि एकल आयोग ने इस पूरे मामले की जांच की है, चूंकि इसमें जो अनुवाद हुआ है वो भी हुआ और लगातार ये पेश होती रही, लेकिन पहले जो सामाजिक सौहार्द है उसकी दुहाई देते हुए इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अब 43 साल बाद ये सदन पहुंची है। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज यूपी विधानसभा का सत्र का दूसरा दिन। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार गुजरा। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने महंगाई पर योगी सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे तैयार किए। सदन में सीएम योगी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। ये वीडियो देखिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। केशव प्रसाद ने कहा कि जो रिपोर्ट पेश हो रही है, होनी ही चाहिए, जिसे छिपा कर रखा गया था, सरकार उसे सदन में ला रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के दंगों का सच प्रदेश और देश की जनता को जानने का मौका मिलेगा। रिपोर्ट पेश हो रही है, वो रिपोर्ट तो पेश होनी ही चाहिए, उसे छिपा करके रखा गया था और सरकार उसे सदन में ला रही है, और जिससे मुरादाबाद के दंगों का सच प्रदेश और देश की जनता को जानने का मौका मिले। इसी के क्रम में यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पॉलिटिकल गेन के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए या 15 मुख्यमंत्रियों ने अब तक क्यों नहीं पेश की थी? ये तो 15 मुख्यमंत्रियों से आपको पूछना पड़ेगा क्यों नहीं पेश किए थे। लेकिन अगर वर्तमान में अगर पेश किया जा रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए और सच सामने आना चाहिए कि दंगे कौन करता है, दंगाइयों का संरक्षण कौन करता है और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कौन करता है। अभी ऐसी हमें कोई जानकारी प्रयागराज पुलिस ने साहित्य को भगोड़ा घोषित किया है। नहीं। अब अगर कोई पुलिस की पकड़ में नहीं आएगा तो वो तो एक प्रक्रिया है कि घोषित करने का क्रमशः होता है। तो कोई भगोड़ा घोषित होगा, कोई फरार घोषित होगा, किसी कुर्की होगी, वो तो प्रक्रिया है। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बयान दर्ज कराते हुए कहा कि विरोधियों के पास विरोध करने के अलावा कुछ भी नहीं है, उनका स्वभाव है विरोध करना। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी को सर्वोत्तम बनाना हमारा लक्ष्य है।
विरोधी के पास विरोध करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। उनका एक स्वभाव विरोध करना है। हमारा उत्तर प्रदेश को जीरो टॉलरेंस पर लाना है और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाना है। और जो मुद्दे इन लोगों ने छोड़ रखा है, जो उपेक्षित रखा है, जिन जातियों के साथ धोखेबाजी की, अन्याय किया, उसके साथ कानून बनवाना है। ये विपक्ष नहीं चाहता है कि चर्चा हो आरक्षण पर, चर्चा हो जिसके साथ धोखेबाजी हो, चर्चा हो कि कैसे पिछली सरकारों ने इन जातियों के साथ अन्याय हुआ। हमारे आरक्षण के मुद्दे पर वो नहीं चर्चा चाहते हैं। किन लोगों ने इनके फाइल गायब कराई है वो पर नहीं चर्चा चाहते हैं। कौन 17 पिछड़ी जातियों के साथ किसने धोखेबाजी की है वो नहीं चर्चा चाहते हैं। इसीलिए ये लोग सदन को चलने नहीं देना चाहते। जयंत चौधरी आपके साथ आ रहे हैं क्या? कल पहुंचे नहीं? मैं कहता हूँ कि नेता के सामाजिक नेता के साथ जो कोर वोट बैंक होता है, जैसे हमारे निषाद है हमारे साथ है, जब उनकी समस्याएं हल भाजपा कर रही, इसलिए हम भाजपा के साथ है। अगर किसान नौजवान की समस्या का हल अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनको जो है किसान का दिल मिल होता चला रही है, किसानों को हम सम्मान निधि दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब किसान हमारे साथ है तो उसके नेता भी आज नहीं कल आ जाएंगे। आज आप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे जाति और जनजातियों की जनगणना? अभी विधानसभा अध्यक्ष से मिलने जा रहा हूँ कि हमारी जो हम जातियों को 31 दिसंबर 2016 को सपा ने निकाल दिया था पिछड़ी से, राज्यपाल ने नोटिफिकेशन किया था, उस पर हम मिलने। बीएसपी नेता उमाशंकर सिंह ने बयान देते हुए कहा कि मुरादाबाद मामले की एसआईटी रिपोर्ट सदन में आएगी तब हम बता पाएंगे। इतने पुराने मामले पर इतने दिन बाद रिपोर्ट आना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही बीएसपी नेता उमाशंकर सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले गड़े मुर्दे उखाड़कर रोटियां सेकना बीजेपी की यह हमेशा से आदत रही है। हो जाने के बाद जब वह पटल पे आएगा तो पटल पे आने के बाद ही हम लोगों को उसकी कापी मिलेगी, तभी हम कुछ आपको उसमें बेहतर बता पाएंगे। कितने साल बाद पेश ये हमारा दुर्भाग्य है, इसको समय से आना चाहिए। अब मान लीजिए इतने पुराने दंगों पे अगर इतने दिन के बाद रिपोर्ट आएगी तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि फिर उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज देख लें उसमें सरकार किस रूप में लेके आ रही है। जब वह हमारी जब पटल पे आ जाएगी तभी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी। आपको लगता है पॉलिटिकल माइलेज उठाना चाहती है 2024 में चुनाव से पहले देश में? ये तो कह रहे थे कभी इन चीजों को, ऐसी चीजों को जो प्रदेश की हमारी जो ऐसी समस्याएं हैं जिसमें सरकार का फोकस होना चाहिए, तो उसमें फोकस न करके ऐसी उलझानों में शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का एक ये हमेशा ये धारणा रही है, जब जब चुनाव आता है तो ऐसे गड़े मुद्दे उखाड़ करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है। सरकार ने सोने चांदी के आभूषण की तस्करी रोकने और टैक्स पर चोरी पर लगाम कसने के लिए पहली बार इस सेक्टर रॉ पर भी ई वे बिल लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई 2 लाख रुपए से ज्यादा के आभूषण खरीदता है तो ई वे बिल देना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश भूतनाथ व्यापार मंडल समिति के संयोजक देवेंद्र गुप्ता का कहना है कि सराफा व्यापारियों से भी किसी तरह की गलती होने पर उन्हें टैक्स और जुर्माना देना होगा। उनका दावा है कि सरकार व्यापार को प्रतिबंधित करती जा रही है, कहीं से भी व्यापारियों को छूट नहीं दी जा रही है। छोटी छोटी गलतियों पर व्यापारी प्रताड़ित होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल का व्यापारी विरोध कर रहे हैं, साथ ही इस बिल पर व्यापारियों की गोपनीयता भी भंग हो रही है। सोने और चांदी के निर्यात को लेकर के अब जो है ई वे बिल लागू होने जा रहा है। यानी साफ है कि 2 लाख से अधिक अगर मूल्यों से अगर सोना चांदी लेकर के बाहर जाते हैं या आयात निर्यात करते हैं उसका, तो उसमें अलग से आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो जानकारी के लिए हम यहाँ पे भूतनाथ मार्केट पहुंचे हुए हैं और भूतनाथ मार्केट में जो यहाँ पे सोने और चांदी की दुकानें हैं उन दुकानों पे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस बिल से कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा, इससे जनता को क्या लाभ होने वाला है या दुकान जो विक्रेता है उनको कितना लाभ मिलने वाला है। इसी कड़ी को जानने के लिए हम यहाँ दुकान पे पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ में कई लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से सोने और चांदी के जो मूल्यों में इजाफा हो रहा है या ई वे बिल जो लागू हो रहा है उससे कितना लाभ लागू हो रहा है। ये पहले तो हम समझना चाहेंगे ये है क्या और इसका लाभ और हानि क्या है। ठीक है, ई वे बिल इससे पहले और भी जो ट्रेड्स थे सब पे लागू हो चुका था, लेकिन
सोने और चांदी के निर्यात को लेकर के अब जो है ई वे बिल लागू होने जा रहा है। यानी साफ है कि 2 लाख से अधिक अगर मूल्यों से अगर सोना चांदी लेकर के बाहर जाते हैं या आयात निर्यात करते हैं उसका, तो उसमें अलग से आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो जानकारी के लिए हम यहाँ पे भूतनाथ मार्केट पहुंचे हुए हैं और भूतनाथ मार्केट में जो यहाँ पे सोने और चांदी की दुकानें हैं उन दुकानों पे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस बिल से कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा, इससे जनता को क्या लाभ होने वाला है या दुकान जो विक्रेता है उनको कितना लाभ मिलने वाला है। इसी कड़ी को जानने के लिए हम यहाँ दुकान पे पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ में कई लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से सोने और चांदी के जो मूल्यों में इजाफा हो रहा है या ई वे बिल जो लागू हो रहा है उससे कितना लाभ मिलने वाला है। सर, ई वे बिल जो लागू हो रहा है ये पहले तो हम समझना चाहेंगे ये है क्या और इसका लाभ और हानि क्या है इसकी। देखिए, ई वे बिल इससे पहले और भी जो ट्रेड्स थे सब पे लागू हो चुका था, लेकिन सोने चांदी पे लागू करने जा रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि सोने चांदी पे ये कारगर होगा और ये एक सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक होगा व्यापारी के लिए। इसमें दिया हुआ कि अगर आप अपने कोई सामान बनाने भी भेज रहे हैं, किसी कारीगर के पास भेजे तब भी ई वे बिल देना है, तो दिन भर व्यापारी यही सब काम करेगा या अपना व्यापार करेगा। तो ये एक ऐसा कानून है कि इसमें सोने चांदी में लागू नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे व्यापार भी इफेक्ट होगा और छोटे व्यापारी तो बिल्कुल इसको कर ही नहीं पाएंगे। इसके लागू होने से आयात बढ़ेगा या फिर आपका जो बिक्री है वो कम होगी इससे कम होगी, बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। जितने भी आप नियम कानून सख्त बनाते जाएंगे उतना कारोबार कम होता चला जाएगा। ये हमेशा किसी भी ट्रेड में रहेगा। और इस तरह से कि ई वे बिल क्या मतलब है, ज्वेलरी में क्या मतलब है, और सब चीजों में लगाइए, ठीक है। अभी आप कोई आर्टिकल उसमें लिखा भी होगा ना, जा रहा कि इनके पास ज्वेलरी जा रही है और रास्ते में कहीं कुछ हो जाएगा तो उस हिसाब से ना तो इंश्योरेंस मिलता है न उनका मुआवजा मिलेगा, तो कैसे काम करेगा आदमी। तो ये कानून बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको लागू नहीं होना चाहिए, वापस लेना चाहिए। ई वे बिल को अगर बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि में भी इसे जो है ज्वेलर जो है इसे नकार रहे हैं। यानी साफ है कि ई वे बिल अगर लागू हो जाता है तो उसके बाद से अब सुरक्षा की दृष्टि की अगर बात करते हैं तो पहले से ही अपने अंदर की सूचनाएं जो है वो हम लोगों तक पहुंचा देंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या होगी कि हमारे साथ कोई अनहोनी या कोई बड़ी घटना न घट जाए, उसको लेकर के भी लगातार व्यापारी इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ है कि हमने कई ज्वेलर्सों से बात की तो उनमें साफ तौर पे पता चला ये बिल लागू किया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं जनता को नुकसान है, इसके साथ ही साथ उन व्यापारियों को नुकसान है जो व्यापारी अपनी गुप्त सूचना कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित कर देंगे। ऐसे में इस सूचना से बचने के लिए ये बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है। कैमरामैन बीरेन के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। खबर बुलंदशहर से है, जहां डीएम सीपी सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। खनन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार पर चला जिलाधिकारी का चाबुक। खनन बाबू को निलंबित करने और अवैध उगाही वाले कर्मी पर डीएम सख्त। विनोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने के निर्देश। जन सुनवाई में मिली शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट स्थित खनन विभाग के दफ्तर का ये मामला। तो डीएम सीपी सिंह ने की ये बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार पर जिला अधिकारी का ये चाबुक चला। जहां तमाम शिकायतें मिल रही थी उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।